नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था जो हर्षवर्धन का काल था उत्तराखंड में, हर्षवर्धन ने कहाँ-कहाँ पे उत्तराखंड में शासन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जो उत्तराखंड में हम एक छोटे से मैप के से पढ़ेंगे अभी। गाइस ये रफ मैप है, इसे आप रफ मैप की तरह ही देखें। उत्तराखंड में जब हर्षवर्धन का काल था तो हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के जो पश्चिमी भाग था सिरमौर हिमाचल प्रदेश का कन्याकुब्ज वाले क्षेत्र में यशोवर्मन को अपना सामंत बनाया था। और यहीं पर उत्तराखंड के जो शत्रुघ्न नगर था, यहाँ पे कुनिंदु का शासन था। और इसके पूर्वी भाग में गोविसाण पर मित्र राजवंश का शासन था। आइए हम वीडियो को आगे देखते हैं। अब जो आज का टॉपिक है पौरव वंश। पौरव वंश को पढ़ने से पहले हम थोड़ा उत्तराखंड में स्थित 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जो क्षेत्र हैं, पूर्व में जो था गोविसाण था, मध्य में ब्रह्मपुर और पश्चिम में शत्रुघ्न नगर। इन्हीं 3 हिमालय क्षेत्रों में जो उत्तराखंड में शासन करने वाले लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पौरव वंश था, उन्होंने अपना शासन इसी मध्य वाले भाग ब्रह्मपुर में स्थापित किया। कनिंघम ने इस ब्रह्मपुर को कुमाऊं का क्षेत्र कहा, जो अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली के मध्य में पड़ता है। जो पौरव वंश की हमें जानकारी मिली वो अल्मोड़ा में तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख से मिली सन 1915 में। जो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें पौरव वंश के राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। इनमें से जो पहला राजा था वह विष्णुवर्मन प्रथम, दूसरा वृषवर्मन, तीसरा अग्निवर्मन और दो अग्निवर्मन के 2 पुत्र थे, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक द्युतिवर्मन को माना जाता है, क्योंकि इसी के काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ था। पौरव वंश के जो शासक थे, इन्होंने स्वयं को महाराजा धीराज परम भट्टारक उपाधि से नवाजा। और ये धर्म, इनका धर्म ब्राह्मण धर्म था। और ये स्वयं को गो ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। अब जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे, शासक थे, ये स्वयं को गो ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। यहाँ पर इन्होंने एक अपनी राजधानी बनाई जिसे कोट कहते थे। जो पौरव वंश के लोग थे, ये अपनी राजधानी को कोट कहते थे। और जहाँ यहीं पर राजा अपने परिवार के साथ रहता था। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर के लिए मोपोलू शब्द से संबोधित किया ब्रह्मपुर क्षेत्र को। एक इम्पोर्टेंट नोट है गाइज, पौरव वंश से उत्तराखंड का पहला वंश था जिसने उत्तराखंड में शासन प्रशासन की नींव रखी। ये नोट ये है, जो पौरव वंश है एक ऐसा वंश है उत्तराखंड में पहला वंश जिसने उत्तराखंड में शासन प्रशासन की नींव रखी। वैसे अगर उत्तराखंड में पहला राजनीतिक वंश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कुनिंद वंश आएगा। लेकिन अगर शासन प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें पौरव वंश आएगा। आइए अब पौरव प्रशासन के बारे में देखें। पौरव प्रशासन में निवास स्थान को कोट कहा जाता था। राजस्व का जो स्रोत होता था वो भूमि कर से ही निकलता था, जिसे भाग कहते थे। इसकी दर 1/6 अन्न के रूप में होती थी। जो कर अधिकारी होता था उसे भागिक कहा जाता था। और जो पौरव काल में जो भूमि थी वो 2 भागों में डिवाइडेड थी, जो वर्तमान में भी 2 भागों में डिवाइडेड होती हैं। और इसे बेकेट ने 5 भागों में डिवाइड किया था भूमि को। लेकिन पौरव वंश में इस भूमि को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक केदार भूमि, दूसरी सारी भूमि। केदार भूमि को सिंचित और तलाव भूमि कहा जाता था तथा सारी भूमि को असिंचित या फिर उपराऊ भूमि कहते थे। सिंचित भूमि वह हुई गई जहाँ पे हम नहरों से आसानी से अपने खेतों को सिंचाई कर सकें। और असिंचित भूमि जहाँ पे नहरों से हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, जो केवल वर्षा के जल पर डिपेंड होती हैं, ऐसे भूमि को असिंचित भूमि कहते हैं। माप करने वाले अधिकारी को कायस्थ कहते थे इस वंश में। पौरव वंश को अगर हम आगे देखें, इसके मंत्रिमंडल के बारे में देखो तो सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता था वह राजा होता था। राजा के बाद प्रधानमंत्री जो अमात्य होता था। फिर राजकुमार को कुमारामात्य कहते थे। और जो सेनापति होता था उसको बलाध्यक्ष कहते थे। और जो संधि करने वाला एक राजा वो दूसरे राजाओं के मध्य संधि करने वाला, उसे संधि विग्रह कहते थे। 2 अन्य अधिकारी भी शामिल थे इस वंश में। एक जो कोटाधिकारी होता था वह राजधानी की सुरक्षा के लिए काम करने वाला अधिकारी होता था।
दूसरा जो प्रतिहार होता था वो राजा के परिवार की सुरक्षा का काम करता था। पौरवों की जो सेना होती थी, 3 प्रकार की सेना होती थी पौरवों में। गज सेना का जो गजपति होता था, अश्व सेना का अश्वपति होता था और पैदल सेना का जयनपति होता था। अब हम इसको छोटे से मैप के सहायता से हम इसके बारे में कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। जो ये है उत्तराखंड का मैप। इसमें इसके पश्चिमी भाग हिमाचल प्रदेश का भी कुछ अंश है और यहीं पर हम हिमालय क्षेत्र जो पौरव वंश के बारे में अभी हमने पढ़ा, जिन्होंने ब्रह्मपुर में अपना शासन स्थापित किया था, और गोविसार में जो मित्र वंश थे उनके बारे में, और शत्रुघ्न में जो पहले से ही कुनिंद वंश शासन स्थापित किए हुए थे, इसके बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे। इस मैप में देखिए, यहाँ पर जो इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक काकटिय वंश ललितादित्य मुक्तापीठ नया वंश आ जाता है। इस वंशीय वंश का जिक्र हमें कलहड़ के राजतरंगिणी से मिलता है। जो काकटिय वंश का जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, ये क्या करता है, सारों जो वंश होते हैं इसमें पौरव वंश, न्योखरी वंश, इनको पराजित करता है। अब सबसे पहले देखते हैं जो इसके उत्तरी भाग में भूटांतिक वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर चीन का कोई शासक आता है, वो यहाँ पर न्योखरी वंश की स्थापना कर देता है। अगर यहाँ पर न्योखरी वंश की स्थापना करता है, उसका नाम होता है सारगो वचन सांगपो। ये चीन का कोई शासक होता है, यहाँ पर न्योखरी वंश का शासक होता है। जो हमने पढ़ा था अभी, जो कन्याकुब्ज सिरमौर वाले क्षेत्र में यशोवर्मन जो हर्ष का सामंत था, हर्ष के पश्चात ये स्वतंत्र हो जाता है और स्वयं को यहाँ का सम्राट घोषित कर लेता है। अब देखिए, इसके उत्तर में क्या है, नौकरी वंश है, इधर यशोवर्मन है। अब यशोवर्मन क्या करता है, इसके जो पूर्वी वाले भाग जोशीमठ वाले क्षेत्र में क्या करता है, अपना एक सामंत नियुक्त करता है और उस सामंत का नाम बसंत देव रख उस सामंत में वह सामंत का नाम बसंत देव होता है। यह कत्यूर वंश का शासक होता है बाद में। जो यशोवर्मन होता है, यह स्वतंत्र घोषित करके स्वयं को और यहाँ पे अपना सामंत स्थापित कर लेता है। और शत्रुघ्न नगर में तो कुनिंद है ही है, और यहाँ पर पौरव वंश ने भी अपना शासन स्थापित कर लिया होता है ब्रह्मपुर में। अब देखिए जो गाइज, जो काकटिय वंश का जो ललितादित्य मुक्तापीठ होता है, ये क्या करता है, ये इसके उत्तर वाले भाग में जहाँ पे भूटांतिक वाला क्षेत्र होता है, न्योखरी वंश को समाप्त कर देता है, पराजित कर लेता है। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, यशोवर्मन को भी पराजित करता है और उसके बाद ये पौरव वंश को भी पराजित कर लेता है। मतलब 3 वंश इसने समाप्त कर लिए, पहला नौखरी वंश, दूसरा यशोवर्मन को, तीसरा पौरव वंश को पराजित कर लिया। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे अपना शासन स्थापित नहीं करता, ये यहाँ से चले जाता है। कौन, ललितादित्य मुक्तापीठ। अब यहाँ पर शासन करने वाला कौन बचा, एकमात्र बसंत देव। बसंत देव यहाँ पर शासन करने वाला एकमात्र शासक बचता है, जो कि यशोवर्मन का सामंत होता है। यशोवर्मन के बाद ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और इस संपूर्ण क्षेत्र का स्वयं अब क्या हो जाता है, ये पूरा राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है। तो गाइज, अब हम इसी के बारे में, इसी कार्तिकेयपुर या फिर कच्चूर वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो कार्तिकेयपुर राजवंश होता है, ये उत्तराखंड में राज करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है, क्योंकि अब पूरा उत्तराखंड इसी के अंतर्गत आता है, लगभग पूरा गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र। अब इसको महत्वपूर्ण क्यों कहा गया, इस पे भी तर्क है। नंबर 1 बात तो यह है, यह राजनीतिक एकता लाता है उत्तराखंड में। और दूसरी बात, बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय देता है। तीसरा, मंदिरों का निर्माण कराता है। और चौथा, यह एक धर्म का राजवंश था। इन्हीं विशेषताओं के कारण राहुल सांकृत्यायन जी ने इस वंश को, यानी कत्यूर वंश को, उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा। इस वंश का संस्थापक कौन होता है, मैंने अभी बताया आपको, बसंत देव। कौन था वो, यशोवर्मन का सामंत था। यशोवर्मन कौन था, कन्याकुब्ज का शासक था। अब जो वसंत देव होता है, यह पहले कहाँ रहता है, जोशीमठ में। तो जोशीमठ को ही अपनी राजधानी बना देता है और वहीं पे रणचूला हाट के स्थान पे एक रणचूला देवी मंदिर की स्थापना करता है। क्योंकि अभी इनकी विशेषता क्या थी, मंदिरों का निर्माण करना भी इनकी एक विशेषता थी ना, तो वहीं पर तो। और इसके जो वंशज आते हैं नीचे, जो इसके वंशज आते हैं, तो वह भी क्या करते हैं, एक दूसरी राजधानी बनाते हैं, जो कि बागेश्वर में और बैजनाथ में, वहीं पर ये दूसरी राजधानी बनाती हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कत्यूरी वंश की 2 राजधानी थी। एक जोशीमठ, जो कि प्रारंभिक राजधानी थी, जो द्वितीय राजधानी थी वो बैजनाथ बागेश्वर में थी। यह शैव धर्म से संबंधित थी। जो
कत्यूर वंश के शासक थे शैव धर्म के संबंधित थे। शैव धर्म से संबंधित होने का मतलब ये शैव धर्म के शिव जी भगवान शिव जी के उपासक थे। भगवान शिव जी के उपासक होने के कारण ये कार्तिकेय उनके पुत्र भगवान शिव जी के पुत्र के भी उपासक थे और स्वयं को ये परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि देते थे। और इनकी जो राजभाषा होती थी वो संस्कृत थी और लोक भाषा इनकी पाली थी। ये कत्यूर वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जो ये कत्यूर वंश था कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनके जो आराध्य देव कार्तिकेय थे, इन्हीं के नाम पर शायद इनका नाम कार्तिकेयपुर राजवंश पड़ा होगा। कत्यूर वंश की जो जानकारी मिलती है 8 अभिलेखों से मिलती है। इनमें से बैजनाथ अभिलेख, चंपावत, जागेश्वर, पांडुकेश्वर 4 अभिलेख हैं जो इस प्रकार हैं। और इनकी भाषा पाली थी। इनकी राजधानी का जिक्र समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है और राजशेखर की काम्य मीमांसा से इनकी राजधानी का जिक्र हमें मिलता है। कत्यूर राजवंश में 3 परिवार हुए, मतलब इसका संस्थापक तो बसंत देव था, लेकिन 3 परिवारों ने इसमें शासन किया। पहला परिवार खरपर देव से वंश का था, जो जिसका दूसरा अधिराज देव था और तीसरा अंतिम शासक त्रिभुवन राजदेव था। द्वितीय वंश निम्बर वंश था, इसका शासक निम्बर देव था। दूसरा इष्टगण, तीसरा ललितसुर देव और चौथा भूदेव वंश जो कि अंतिम शासक था इस वंश का। जो तीसरा वंश था वह सलौरादित्य वंश था। इस वंश का प्रथम शासक इच्छर देव, दूसरा देशद देव, तीसरा पद्मदेव और जो चौथा राज्य था वह सुभिक्ष राजदेव था। और उन्हीं में से जो पांचवा राजा था सलौरादित्य वंश का नरसिंह देव, प्रीतम देव और धामदेव, जो अंतिम शासक था इस पूरे कत्यूर वंश का, कत्यूरी वंश का, वह था ब्रह्मदेव। वह अंतिम शासक होता है। फिर यहाँ से कुमाऊं में चंद शासन की स्थापना हो जाती है और गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना हो जाती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा कत्यूरी वंश को भी और डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कत्यूरी राजवंश के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में पढ़ना है, वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो गाइज, ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से अच्छे पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और जिन्होंने पढ़ा है पहले उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वह फिर से वह इसको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।